नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस वक्त हम कोलकाता में मौजूद हैं और यहां बेहद खूबसूरत ये बिल्डिंग है, 200 साल पुरानी बिल्डिंग जिसको कि लाहा हाउस कहा जाता है। यहां पर ये अपना कार्यक्रम हम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि देश में फिलहाल कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव ये बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि फिलहाल जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके इर्द गिर्द ये चुनाव घूम रहा है। कहीं ना कहीं ये ममता केंद्रित चुनाव बन गया है। और इसके अलावा जो दूसरा कोalition हमारे पास है कांग्रेस पार्टी और जाहिर है जो वाम दल हैं, उनको मिलाकर वो भी अच्छे खासी एक जो टफ फाइट जिसे अंग्रेजी में कहा जाए, अच्छे खासी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी दो फेजेस के गुजर जाने के बाद भी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। इससे ज्यादा कि किसकी जीत या किसकी हार होगी, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले 5 सालों में क्या बदलाव आया है, ममता सरकार ने क्या कुछ ऐसा किया है कि लोग वापस उनको चुनकर लेकर आए, या फिर 3 दशकों की जो वाम दलों की सरकार रही है वो कुछ हद तक प्रभाव अपना दोबारा वापस लाने की कोशिश कर रही है। मुद्दे क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का भविष्य होगा, विकास की बात कितनी हो रही है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे के दौरान खास कार्यक्रम देश देशांतर में। और आइए मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मनोज पांडे हैं हमारे साथ, जनरल सेक्रेटरी हैं वेस्ट बंगाल की कांग्रेस पार्टी के। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ मौजूद रहेंगे फिलहाल फयाज खान साहब, जो कि लीडर हैं सीपीआईएम के पश्चिम बंगाल में ही। तीसरे मेहमान मेरे साथ प्रोफेसर मनोजीत मंडल हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, और टीएमसी के जो हैं सपोर्टर माने जाते हैं, उनकी तरफ से बातचीत करेंगे उनके बिहाफ पर। और हमारे साथ चौथे मेहमान अमानुल्लाह मोहम्मद साहब हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके साथ साथ कृष्णव मित्रा भी मौजूद होंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के और मीडिया इंचार्ज भी हैं वेस्ट बंगाल के, और साथ ही चुनाव भी लड़ रहे हैं फिलहाल विधानसभा का इस वक्त। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले फयाज साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। ये बताइए कि माना ये जा रहा है कि जो वोटर है उसकी याददाश्त छोटी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अच्छी तरह समझता है कि केरल में एक तरफ आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे बताएंगे आप वोटर को कि उनको जो है आपके कोलिशन के लिए, आपके गठबंधन के लिए वोट करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये दोनों स्टेट का मामला है, ये सूबा का मामला है, राज्य का मामला है। इसमें केरल की अलग स्थिति है और बंगाल की अलग स्थिति है। और ये नहीं कि हमने कांग्रेस को इससे पहले भी हमने समर्थन किया था जब देश संकट में था, और हम उस वक्त कह रहे थे कि सांप्रदायिक शक्ति को हम देश की में आने देना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हमने यूपीए 1 में कांग्रेस को, मनमोहन सिंह जी को हमने समर्थन किया था और सरकार बनाई थी। आज इस राज्य के अंदर में इस राज्य की जनता ये आवाज उठा रही है। पूरे राज्य में 5 साल में तृणमूल की जो शासन रही है, तृणमूल के शासन में जिस तरीके से पूरे देश देख रही है कि कैसा यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर रहा, किस तरीके से यहाँ पर किसान आत्महत्या करते रहे, किस तरीके से चाय बागान के मजदूर एक के बाद एक मरते रहे, अस्पतालों में बच्चे मरते रहे, औरतों की इज्जत लूटी जाती रही और लूटने वालों को सरकार हिफाजत देती है, पुलिस उनको बचाने की कोशिश करती है, किस तरीके से गरीबों के पैसे को गबन किया जाता है शारदा घोटाला में, और किस एमपी से लेकर के एमएलए मंत्री जेल के अंदर जाते हैं, लोग देख रहे हैं। साथ ही साथ देखे हैं कि हाल में स्टिंग ऑपरेशन जब हुआ है तो नारदा का मामला आया है, उसके बाद जो है ब्रिज गिरना, लोग देख रहे हैं कि यहाँ की शासन जो है, ऐसी अवस्था में बंगाल की जनता कह रही है कि आप जोट बनाओ, एक साथ हो जाओ। ये कोई दो नेताओं या दो पार्टियों का जोट नहीं, जनता का जोट। लेकिन जब ममता बनर्जी ये कहती हैं केरल में, वो तंज करती हैं, कहती हैं देखिए विडंबना ये है कि किस तरह से क्यों नहीं ऐसा कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियां मिलकर सीटें बांट लें, चुनाव लड़ने की भी क्या जरूरत है? आपको नहीं लगता कि जनता के बीच में कहीं ना कहीं ये मजाक हो सकता है, लेकिन ये कहीं घर करेगी बात कि 2 ऐसे लोग जिनका काडर, जिनके वोटर्स सब आमने सामने रहे, आज एक साथ मौजूद हैं? विचारात्मक स्तर पर आपको लगता है कि क्या एक साथ हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है कि ममता जी का कहना ये शायद शोभा नहीं देगा, क्योंकि वो हमेशा दल बदलू रही हैं। कांग्रेस से निकल के तृणमूल बनाई, तृणमूल के साथ के बाद जो है वो बीजेपी के साथ वो घर बनाई, मंत्री रही, कांग्रेस की मंत्री भी रही, बीजेपी की मंत्री भी रही, मोदी जी के साथ रही। तो वो ये बात नहीं कह सकती हैं। और जहां सवाल रहा वाम मोर्चा की और कांग्रेस की, तो हाँ, वाम मोर्चा या कांग्रेस दोनों पार्टियों ने पहल किया है। और ये सिर्फ वाम मोर्चा और कांग्रेस का मामला नहीं है। आपने देखा होगा कि चुनाव में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी ताकतें जो निर्दल के तौर पर भी खड़ी हैं, जैसे आम्रा आक्रांत, जो लोग की अपने जिनके ऊपर में हमला हुआ है इस सरकार के दौरान में, जहां डेमोक्रेसी नहीं रहा, एक प्रोफेसर, ये प्रोफेसर साहब हैं, उन्हीं के उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अगर
फेसबुक में शेयर कर लेते हैं कार्टून को तो उनको जेल के अंदर जाना पड़ता है। यहां तक कि तृणमूल के नेता का ही खून करता है तृणमूल, और उनकी पत्नी जब उनका जो है विचार मांगती हैं तो मुख्यमंत्री बात समझ नहीं, तो ऐसी हालत में तमाम ताकतें इकट्ठा हो रही हैं। कांग्रेस और वाम के लिए जो है अभिव्यक्ति की आजादी भी एक बड़ा मुद्दा है, रोटी, बिजली, पानी, सड़क के अलावा, ये आप कहना चाह रहे हैं? आज बंगाल के अंदर में जनवाद को पुनर्प्रतिष्ठित करना है, क्योंकि यहाँ जनवाद नहीं है। ठीक है, इसमें तमाम लोग जो है एक साथ हुए हैं, और यही नारा हमारा, तृणमूल हटाओ, बंगाल बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, इसमें सब एक। ठीक है। प्रोफेसर मनोजीत मंडल, ये बताइए फिलहाल कि किस तरह से इस बात को देखा जाए कि आम जनता में जो एक आम धारणा फिलहाल है, मैंने भी 2 दिनों में यहाँ पर काफी हद तक जानने की कोशिश की कि लोग क्या कह रहे हैं, क्यों ममता दीदी को वोट देंगे या नहीं देंगे, कि ये सरकार भ्रष्टाचार को रोक पाने में नाकाम रही है। इसका सबसे बड़ा जो नमूना है हमारे सामने, जो जीता जागता नमूना है, वो फ्लाईओवर है जो कि गिर गया। माना ये जा रहा है कि भ्रष्टाचार निचले स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक भ्रष्टाचार ने घर बना लिया है। आपको कैसा लग रहा है बंगाल आके? कोई बदलाव दे सकते हैं आप यहाँ पर? जो कलकत्ता का जो सड़कें हैं, जो लाइट्स वगैरह है, डू यू फाइंड इट मोर क्लीनर और नॉट? आप देख सकते हैं, और आप अगर और इंटीरियर में जाओगे तो और पता चलेगा। देखिए, इन लोगों का ये पॉलिटिकल मुद्दा है, और डबल स्टैंडर्ड तो लेफ्ट के साथ ही रहा। उन लोगों ने अभी बोला ना, हाँ कांग्रेस के साथ उन्होंने जो अलायंस किया है, ये अलायंस सप्रेस था, जो एकदम सीक्रेट था। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ था 98 में। ये सबको मालूम है। यहाँ कांग्रेस को, सीपीएम को बी टीम माना जाता था। ममता बनर्जी इसलिए कांग्रेस छोड़ के तृणमूल कांग्रेस 98 में बनाया था। जो करप्शन का मुद्दा आप लोग बात कर रहे हैं, जो भी वो पुल जब गिरा, वो तो 2009 में उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और अभी आज ही मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर मिला है, उस कॉन्ट्रैक्ट देने में भी करप्शन हुआ था। एक उन लोगों का पार्टी जनरल सेक्रेटरी में नाम हुआ। वो कंपनी, जो कंपनी ब्लैकलिस्टेड था, हैदराबाद बेस्ड कंपनी, तो 5 साल में कुछ बदल नहीं पाया। 5 साल सरकार रही और आप देखिए, अगर जब काम हो गया 50%, आप बदलोगी भी तो लीगल हैसल आएगी। नंबर 1। नहीं मंडल साहब, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, सबसे बड़ी बात जो लोगों में धारणा घर कर रही है वो ये है कि करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर पिछले 5 साल में राज्य में एक स्वीकार्यता बढ़ी है, एक एक्सेप्टेबिलिटी की कि भ्रष्टाचार जो है, रिश्वत देना लेना जो है आम बात है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं। देखिए, शारदा जो कांड हुआ वो तो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस उनमें इन्वॉल्व नहीं है, सीपीएम का लोग भी इन्वॉल्व है। आपको पता है, कांग्रेस का एक एमपी जो मिनिस्टर रहे, मातंग सिंह, वो भी आप जेल में है। और कांग्रेस के जो होम मिनिस्टर चिदम्बरम साहब, उनके पत्नी का भी नाम आ रहा है, उनको भी सीबीआई ने बुलाया है। कि ये एकदम करप्शन का जनरल मामला है। लेकिन आप अगर देखोगे तो पैथोलॉजिकली करप्शन इज ए प्रॉब्लम इन इंडिया, ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में डेवलपमेंट के मुद्दे पर इलेक्शन हो, जितना जिस तरह से ममता बनर्जी का जो प्रोजेक्ट रही है, आपको कन्याश्री, गोती साथी, जब सड़कें आप देखेंगे, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हाईजेक कर लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये प्रोजेक्ट बंगाल में शुरू हुआ। मोदी जी का जो प्रोजेक्ट आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्होंने हाईजेक किया, ये बंगाल में 2-3 साल पहले शुरू हो गया। मुकदमा दायर करना चाहिए आपको कि आपका कॉपीराइट था। क्यों होगा? ये तो फेडरल स्ट्रक्चर में हो ही सकता है, कॉपीराइट था। लेकिन नहीं, कॉपीराइट वो तो नाम तो बदल गया ना। वो तो हो सकता है, आप एक मूवी को आप दूसरी तरह से बना सकते हैं तो ये प्रोजेक्ट होगा। लेकिन अगर इंडिया के इसमें कोई अच्छा होगा तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये परसेप्शन का एक मुद्दा है। देखिए, हर पार्टी में करप्ट लोग होते हैं। जिन लोगों का हम बात कर रहे हैं, ज्योति बाबू आज नहीं है, आपको मालूम है उनको क्या कहा जाता था? वो है, ही इज द लीडर ऑफ द हैव नॉट्स बट फादर ऑफ ए करोड़पति। सर्वहारा का नेता और करोड़पति का पिता। इस तरह पे बंगाल में कैलेंडर है बहुत साल पहले। मंडल साहब, यहाँ हैरानी की बात है कि अपने बचाव में कहने के लिए आपके पास नहीं, हम यही नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यही नहीं कर रहे हैं। परसेप्शन के अगर आप जाओगे तो करप्शन इज ए प्रॉब्लम, पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो यानी इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। चलिए, होता है, लेकिन डेवलपमेंट उसमें अब दूसरा बात ये है, जो सीपीएम पार्टी का जो होता है, यही धारणा की बात कर रही थी। आपने साबित कर रहे हैं, बात नहीं कर रहा है, साबित कर दे रहे हैं। यू हैव टू चूज बिटवीन द मर्डरर्स एंड मे बी फ्यू थीव्स, राइट? ये प्रूवन हो गया है उन लोगों ने किस तरह से
कांग्रेस के ऊपर चर्चा किया है पिछले 30-35 चलिए ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि दामन साफ किसी का नहीं है, हमारा भी नहीं है। चलिए मनोज पांडे जी, ये प्रॉब्लम इंडिया का प्रॉब्लम है, जनरल प्रॉब्लम। मनोज पांडे जी बताइए कि क्या इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये दीदी का चुनाव है, ये ममता बनर्जी का चुनाव है, ममता बनर्जी के साथ या ममता बनर्जी के खिलाफ, केंद्र में जो है ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी इसको किस तरह से लेती है? नहीं, ये ममता बनर्जी तो खुद ही कह रही हैं कि हमें वोट दो। 294 सीट में नाम के लिए उन्होंने अलग अलग उम्मीदवार भले खड़े किए होंगे, लेकिन वो अपनी सभाओं में कह रही हैं मुझे देखो और वोट दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनके जो लोग हैं उन पे उनका अब कोई आस्था नहीं रहा। उनके जो मंत्री रहे करप्शन के चार्ज में जेल में हैं, उनकी सालगिरह मन गई जेल में, मंत्रिमंडल से नहीं हटे, उसके बावजूद भी उनको नॉमिनेशन दे दिया है चुनाव लड़ने के लिए। उनके जो लोग कैमरे पे पैसे लेते पकड़े गए, वही स्टिंग ऑपरेशन नियति कैसे दोहरा के आती है। जो स्टिंग ऑपरेशन जिसने किया था, उसी स्टिंग ऑपरेशन के समय वो रेलवे मिनिस्टर हुआ करती थी और इस्तीफा देके कोलकाता आई थी। आज उनको इस्तीफा देके और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हो रही है। कितना डबल स्टैंडर्ड। लेकिन क्या ममता बनर्जी ने एजेंडा सेट कर दिया है? अब अपोजिशन को जो है उस एजेंडे के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्या आपको लगता है इतनी ताकतवर फिलहाल पश्चिम बंगाल में हो गई है ममता बनर्जी, या इतनी लोकप्रिय हो गई है कि एजेंडा वो सेट कर रही है, एजेंडे का जवाब जो है एजेंडा वो नहीं सेट कर सकती हैं। एजेंडा क्या, विकास का बात कहा था, विकास हुआ, विनाश हो गई बंगाल की। उन्होंने कहा था कि तरक्की होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, नए कल कारखाने बनेंगे, स्कूल होंगे, कॉलेज बनेंगे, लेकिन बना क्या? अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए हर कॉलेजों में गुंडागर्दी स्थापित हुई, हर कॉलेजों में अध्यापक पीटे गए, हर प्रिंसिपल को मारा गया। आंकड़े हैं आपके पास? जरूर हैं, ये हमारी बातें थोड़ी हैं। जिस कॉलेज से, जिस यूनिवर्सिटी से मान्यवर आते हैं, उस कॉलेज में दिन दहाड़े हुआ है, वहां की आलम रही है। और ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो, चाहे इस्लामपुर की यूनिवर्सिटी हो, चाहे रायगंज की हो, चाहे पश्चिम बंगाल के अधिकतर कॉलेजों में, वहां छात्रों को भी मारा गया, अध्यापकों भी पीड़ित रहे। मैं कानून व्यवस्था पे तो जरूर सवाल पूछूंगी जो टीएमसी के यहाँ सपोर्टर है उनके साथ, लेकिन दो जो खास बात जो बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के फेवर में जा रही है, वो ये कि जंगल महल और दार्जिलिंग दोनों जगह पर एक तरह से शांति स्थापित करने का काम जंगल महल की जहां तक बात होती है, उनके भतीजे ने, मैं नहीं कह रहा हूं, ममता बनर्जी के भतीजे ने स्वीकार किया है और भाषण में कहा है कि हमने मार डाला किशन जी को। और आज 2 दिन पहले जो लोग चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे थे मेदिनीपुर में, उनको एक चिट फंड कंपनी के गेस्ट हाउस में झाड़ग्राम में बुला के और सभा की जा रही है, सिटिंग की जा रही है कि तुम करोगे नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम सरकार के पक्ष में करोगे, तुम टीएमसी के पक्ष में काम करोगे। ये विडंबना नहीं तो और क्या है? चलिए पूछेंगे कि विकास की खासकर जो परिभाषा दी जा रही है पश्चिम बंगाल में, वो किस हद तक वैलिड है? क्यों इतने बेरोजगार लोग यहाँ पर मौजूद हैं? क्यों इंडस्ट्री को लेकर वो माहौल नहीं बन पाया है? वो इंडस्ट्री का वो स्वागत या कहा जाए वो स्वीकार्यता क्यों नहीं बन पाई? ये सभी से मैं जानने की कोशिश करूंगी, लेकिन अमानुल्लाह मोहम्मद साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि अब पॉलिटिकल पार्टी जाहिर है इनके अपने हित हैं, अपने हिसाब से बात करेंगे। एक न्यूट्रल वॉइस के तौर पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि फिलहाल जो तस्वीर है पिछले 5 साल में राज्य में, वो कितनी बदली है? क्या कर पाई है ममता बनर्जी? सच्ची बात तो ये है, बल्कि एक कहावत भी है कि मोहब्बत, सियासत और जंग में हर कुछ जायज। एक जमाना था कि सियासत में लोग वो उतरते थे जिनके पास धन दौलत शोहरत होती थी, इस तरह की हवेली होती थी, आसपास क्या लोगों में शोहरत थी उनकी। आज वो एक जमाना आ गया कि लोगों ने सियासत को व्यापार बना लिया है, इंडस्ट्री बना लिया है। मैं रिस्पेक्ट के साथ कहूंगा कि ममता बनर्जी जिस वक्त चीफ मिनिस्टर बनी, सबों ने वेलकम किया कि ये एक बड़ी लड़ाकू खातून है और एक संघर्ष से उभरी है, जंग करके उभरी है। 32-34 साल के बायां महज के दौर में ज्यादतियां जरूर हुई हैं, नेताई हुआ, नंदीग्राम हुआ, सिंगूर हुआ, उससे पहले 72 हुआ जब सिद्धार्थ शंकर राय के जमाने में मां की गोद से बच्ची को छीनकर गोली मारा गया, वो पीरियड भी हमने देखा। 72 के बाद
77 आया। 77 में बायां महाज की जब हुकूमत कायम हुई तो वो सिद्धार्थ शंकर राय के ज़माने की जो कारनामे थे उनकी बदौलत हुकूमत गई कांग्रेस की। ममता के साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सेल्फ ओरिएंटेड लीडर, ये अकेले किसी भी मामले को खुद हल करने की कोशिश करती है। उसने क़यादत भी दी। मैं समझता हूं कि 5 साल तक उसने जो क़यादत दी है, भूल ज़रूर हुई है उससे, और भूल की वजह से आज उसको ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं उस ज़माने की बात करूं, लाल बहादुर शास्त्री रेल मिनिस्टर भी थे, लेकिन जब हादसा हुआ उन्होंने फौरन रिजाइन दे दिया। लाल कृष्ण आडवाणी हमसे जाती तौर पर मैं इख्तिलाफ रखता हूं, एक ऐसी पार्टी इख्तिलाफ ज़रूरी है, तो मैं लेकिन उनकी कदर करता हूं कि जब हवाला में उनका नाम आया उन्होंने फौरन इस्तीफा दे दिया। तो मैं समझता हूं कि 5 साल की इस हुकूमत में अगर ममता को अपना इमेज क्लीन करना होता तो जो जो लोग रिश्वत में पकड़े गए या दिखाए गए वीडियो पर, उनको इसके खिलाफ कार्रवाई फौरन करनी चाहिए। कह रहे हैं आप, लेकिन ये बताइए मालो साहब, क्या ये परसेप्शन जो धारणा बनी है कि ये दरअसल ऊपर तक यानी कि उनके स्तर तक जा रही है भ्रष्टाचार की बात, क्या ये धारणा ठीक है या आपको लगता है कि विपक्ष कामयाब हो रहा है धारणा बनाने में? नहीं, मैं समझता हूँ कि ममता को अच्छी तरह मालूम है कि हमारे कौन लोग रिश्वत ले रहे हैं, हमारे कौन लोग बदगुमान हैं, करप्ट हैं, और उन्होंने कार्रवाई में देर की है या नाकामी हुई इसका खमियाजा दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हिंसा है, जो वायलेंस है, मैंने 2 जगहों का जिक्र किया जहां उन्होंने एक तरह से पीस डील करने की कोशिश जरूर की है, जंगल महल, जी हाँ, लेकिन उसके अलावा जो ओवरऑल अगर हम ये देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें या पॉलिटिकल वायलेंस हम ये देखें, कहा यह जा रहा है कि जो राजनीतिक हिंसा है वो दरअसल उसकी भी स्वीकार्यता बढ़ गई है। जो काडर है टीएमसी का कहीं ना कहीं वो इतना डोमिनेट कर रहा है दूसरे काडर्स पर या आम लोगों के ऊपर, क्या ये धारणा ठीक है? ये आम लोगों में एक गलतफहमी भी हो सकती है और एक आम ख्याल भी हो सकता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तशद्दुद और समाज दुश्मनों की सरपरस्ती, ये सब कुछ सर चढ़कर बोल रहा है, ये इसमें हकीकत है। बायां महाज के दौर में भी तशद्दुद के वाक़यात हुए, कत्ल के वाक़यात हुए, बायां महाज ने सख्ती से इस पर अमल किया, लेकिन इस हुकूमत में मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी कुछ कहीं कहीं फेल हुई है। आप ये बता रहे हैं कि कामयाब भी आपको लगता है? खासकर जी, इन्होंने एक जो आपने कहा ना कि एक एजेंडा तय कर लिया, तो एजेंडा जो है इनका एक माइनॉरिटी अपीजमेंट का एजेंडा है। तो क्या माइनॉरिटी अपीजमेंट हो रहा है? माइनॉरिटी अपीजमेंट शुरू में बहुत अच्छा था, कम से कम 30%, 32% यहाँ माइनॉरिटीज हैं। तो अपीजमेंट की जगह भलाई का इस्तेमाल, वेलफेयर कहते हैं। और उन्होंने कुछ अच्छी स्कीमें भी लाई उनके लिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि अक़लियतें 100% खुश। लेकिन इस बीच मालदा भी हुआ। हाँ, मालदा मुर्शिदाबाद में बहुत सारे वाक़यात हुए, और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि बायां महाज में भी जो एक फिनोमेना था कि जो लॉकअप में डेथ होती थी वो माइनॉरिटी की होती थी। इस जमाने में भी ज्यादातर माइनॉरिटी के लोग या तो मारे जा रहे हैं तशद्दुद में या गोली के तबादले में मारे जा रहे हैं। फयाज खान साहब, ये बताइए कि क्या जो लीडरलेस कहा जा रहा है, फिलहाल एक ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके। हम जानते हैं कि एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी वामदल जो है मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं करते, लेकिन क्या कोई एक इनडायरेक्ट तरीके से, एक परोक्ष तरीके से हमारे सामने एक चेहरा होना चाहिए था कि आप ममता बनर्जी, आपने कहा कि ममता बनर्जी बार बार आपने कहा था कि ममता बनर्जी अपने को कह रही है कि मुझे चुनिए, लेकिन आपके पास क्या चेहरा है कि इन्हें चुनिए, ममता बनर्जी को नहीं चुनिए तो इन्हें चुनिए? असल में देश में हमेशा आज़ादी के बाद से लेकर आज तक चेहरा दिखा के ही वोट मांगा गया। चेहरे के पीछे एक चेहरा लगा रहता था, वो लोग नहीं समझते थे, चेहरा देख के वोट देते रहे। हम कभी चेहरे पे यकीन नहीं रखते, हम पॉलिसी पे यकीन रखते हैं, नीति पर यकीन रखते हैं, नीति के आधार पर वोट मांगते हैं। और हमारे अध्यापक जी देख रही हैं कि डिफेंड करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, तो ये आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि इस राज्य के अंदर में ये जो सरकार है, बताए हमारे कांग्रेस के साथी भी बता रहे थे कि ममता बनर्जी जो आज कह रही हैं कि वो 294 सीट पर ही अकेली हैं, उनका चेहरा लाया जा रहा। जिस तरीके से मोदी जी का लाया गया, उस तरीके से दीदी, असल में मोदी भाई दीदी भाई ये दोनों मिलकर के
देश का सत्यानाश कर रही है, बंगाल का सत्यानाश कर रही हैं। बंगाल के लोग इस बात को समझ गए लेकिन हैं। काफी माइनॉरिटी की जो बात कही गई, तो हम कह रहे हैं जब बयान दिया जंगल है, महल काफी और विरोध कर रही दार्जिलिंग हैं। की बात की आपने कि पहाड़ हंस रहा और जंगल महल हंस रहा, ये उनका कहना है। लेकिन आप उनके चेहरे पर देखिएगा तो वो रो रही हैं, क्योंकि पहले फेज का जब चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद उनका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया और अब वो माफी तलाफी करना शुरू हो गई। इससे अंदाजा लगता है, कल तक जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ था तो कह रहे थे, पार्लियामेंट में भी इसको अस्वीकार कर रहे थे। उनके सांसद हाईकोर्ट में खड़ा होकर कह रहे थे, जब केस किया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कह रहे कि अनुदान हो सकता है, तो वो स्वीकार कर रहे थे। लेकिन वो कह रहे डॉक्ट्राइन है, झूठा है, एफआईआर नहीं किया गया तो उसके खिलाफ एक्शन हो। लेकिन आज ये पार्टी इस बात को स्वीकार करके कह रही है कि हमारे पार्टी के अंदर इसका इंक्वायरी होगा, चोर चोर का इंक्वायरी करेगा, ये हालत है। जी, मैं पश्चिम बंगाल से नहीं आती और एक आउटसाइडर का एक मेरा अपनी राय है। मैं जिस तरह से देखती हूँ फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति को, क्या आपको लगता है कि पिछले 3 दशकों में जो कुछ किया वाम दलों ने यहाँ पर, बहुत ज्यादा जनता याद नहीं कर रही है उसको? देखिए, ऐसा है कि जनता अगर याद नहीं करती तो आज इस राज्य के मुख्यमंत्री को 5 साल के अंदर ही जनता के अंदर जो एक उलट देने का जो एक भावना, जो उमंड करके लोग आ रहे हैं, कल तक जिनको लेकर के वामपंथी कर्मियों का हत्या किया जाता था, पार्टी ऑफिस को बंद कर दिया जाता था, जिस गांव में वामपंथी कर्मी ने तो भगा दिया जाता था, आज उस गांव के अंदर में लोग समझ गए हैं, लोग ला रहे हैं। इस राज्य में कोई आज तक एक कारखाना नहीं आया, एक के बाद एक कारखाना बंद हुआ, ये सिंगूर को भगाई थी। समय थोड़ा सा कम है, ये भी बताइए मुझे बहुत ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के, कि क्या वाकई ऐसा नहीं लगता कि वाम दल फिलहाल कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की, अपने रेलेवेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं और पश्चिम बंगाल इस पर मोहर लगाएगा? देखिए, ऐसा है कि वाम मोर्चा हमेशा राज्य, जनता, देश की लड़ाई लड़ती है। देश जब संकट था, देश की जनता को बचाना था, हमने कांग्रेस का समर्थन करके भाजपा को अटकाया था यूपीए 1 की सरकार में। आज राज्य के अंदर में राज्य की जनता कह रही है यह सरकार को बदलना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, एक मुहाज बनाना पड़ेगा। हम अपनी पार्टी के, अपनी जो भी लड़ाई हो उसको एक किनारे रख करके जनता के लिए, राज्य के लिए हम एक लोगों का जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने के लिए एक मुहाज बन करके लड़ रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं इस सरकार को हटाना होगा। जो सरकार कहती है कि कारखाने का मतलब सिर्फ वो चिमनी में धुआं हो वही कारखाना नहीं, कारखाना का मतलब होता है कि पकौड़ा बेचने वाला वो पकौड़े का कारखाना करके, पकौड़ा बेच करके वो बिल्डिंग बना सकता है, घर खरीद सकता है। वो काली घाट में देखिए, हमने कहा ये काली घाट में हो सकता है, पूरे राज्य और देश के अंदर में पकौड़ा बेचने वाले, फेरी करने वाले, अपने परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। मनोज पांडे जी, मनोज पांडे जी, क्या वाकई कांग्रेस के लिए भी जो संकट की घड़ी है पिछले 2 साल से, वो लगता है वो घड़ी गुजर नहीं रही है, वो अटक गई है एक जगह पर? अब लगातार आप ये देखिए कि दूसरा तीसरा राज्य में एक जूनियर पार्टनर की हैसियत से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है लगातार, और उसमें भी कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कर रही है। क्या आपको लगता है कि पिछले दिनों की बीजेपी आज की कांग्रेस पार्टी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारी शक्तियां कहीं कम जरूर हुई हैं, लेकिन हमने उसका प्रयोग पूरी तरह से किया है। ऐसा नहीं है कि हम कम हुए हैं या उसके कारण ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है। पिछले विधानसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल में हमने जो आज की परिस्थिति है वही परिस्थिति उस दिन थी। उस दिन भी एक रोष था, लोगों ने कहा था कि परिवर्तन लाइए, इसलिए हम परिवर्तन के पक्ष में आए थे कि ममता बनर्जी जो आज सूबे की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम परिवर्तन लाएंगे, हम यहाँ पे बदला नहीं, हम बदल करेंगे, हम बदलाव लाएंगे, लेकिन बदला नहीं लेंगे। लेकिन देखा क्या गया? देखा गया कि हमारे सांसदों को, हमारे विधायकों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को, उनके विधायक को नंगा करके हत्या की गई बर्दवान में। राजनीतिक जो है हिंसा हो रही है, राजनीतिक हिंसा। हमारे कम से कम 88 लोगों को, जो एफआईआर कहता है, 5 वर्षों में कांग्रेस के 88 और शायद 250 लेफ्ट पार्टी के वर्करों को कत्ल किया गया। बंगाल में राजनीति की आजादी खत्म हो गई। ये सिर्फ राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है। और आम आदमी को, जैसे अंबिकेश महापात्रा,
एक अध्यापक है उन्हीं के विश्वविद्यालय के, उन्होंने कहा था फयाज भाई ने कि कार्टून बना दिया, उसके कारण उनकी जेल हो गई। ऐसे कितने अनगिनत घटनाएं पश्चिम बंगाल लेकिन में दुर्भाग्य रोज की बात घटती यह है रही। कि पिछले कई दशकों में जो राजनीतिक हिंसा है, जो हिंसा का माहौल है, वो लगातार पनपा है यहाँ पश्चिम बढ़ बंगाल में। गया है। लेकिन बढ़ गया है, लेकिन हैरानी की बात यही है प्रोफेसर मंडल, बात यही हो रही थी कि चूंकि हम ये समझते हैं पहले कि कई दशकों में चाहे वो वाम पार्टी की, वाम दलों की सरकार ही क्यों न रही हो, इस बात के लिए, कुछ बातों के लिए जिसमें बंगाल बदनाम रहा है, उसमें ये भी है कि हिंसा जो है वो एक कॉमन प्लेस है, एक मुख्य धारा का हिस्सा रहा। ममता बनर्जी इसको कहीं ना कहीं बदल नहीं पाई। दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आखिर के 2 मिनट बचे हैं, वो ये कि बार बार आरोप ये लगा कि जिसको अमानुल्लाह साहब ने भी कहा कि जो एक तुष्टीकरण की बात थी कि मालदा में, आप जानते हैं कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से मालदा का मुद्दा छाया रहा, जितना कवरेज उसे मिलना चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा कवरेज मिला। क्या वाकई ममता बनर्जी ने खामोशी दिखाई और वो होने दिया जो हो रहा था? देखिए, पहली बात तो ये है पॉलिटिकल वायलेंस बहुत कम हुआ है। जंगल महल का जब बात कर रहे हैं, ये अगर इस तरह से हंसेगा तो ये तो जोक होगा ना। ये तो देखिए, ये तो इस डेमोक्रेसी का मतलब इन लोगों का है। अगर आप बोलेंगे हम तो आई एम सपोर्टिंग द रूलिंग पार्टी एंड मेरे को कहने के लिए नहीं देंगे। अगर आप बोलेंगे, अगर आप बोलना चाहेंगे तो आप वो हंसेगा। वो जो ब्यूरो जो क्या नेशनल रिपोर्ट दिखाइए, आंकड़ा दिखाई नहीं, मैं आपको आंकड़ा दिखा रहा हूँ। लेके नहीं अरे आए, आप ही लोगों ने तो मर रहे थे जंगल महल में पहले 2011 तक हर रोज आप ही लोगों का जो सीपीएम का जो लाश गिरता था, अभी बंद हुआ। ये आप सीकर तो गिराते थे आप, और सुनिए, आप जनता का बात कर रहे हैं ना। सत्ते में आने के बाद माओवादी देखने लगे। आपका जो फेवरेट माओवादी कहा, क्योंकि वो किसान सवाल पहले आप ये तय कर लीजिए। आप बोलिए छात्रा को आप इतना अच्छा डेमोक्रेसी को मानते हैं, गणतांत्रिक, आप बोलिए पहले मंडल जी आप परमिशन देंगे तो आप चलिए, माफ कीजिएगा मंडल जी, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, ये तो अपनी बात पूरी करिए। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन उन लोगों को अगर सच बात निकल जाएगी ठीक तो है। प्रॉब्लम होगा ना। देखिए, जंगल महल में आप अगर जाओगे तो पता चल जाएगा। मैं मालदा की वहाँ का बात जो- कर रही हूँ। मालदा में क्या हुआ था? मालदा में ये एकदम प्योर लॉ एंड ऑर्डर इशू था और अंडर 24 आवर्स में उसको सांप्रदायिक कंट्रोल नहीं किया था। था। उसमें कोई कम्युनल राइट नहीं था। हमका जो नेशनल टेलीविजन में पूरा हमने किया नेशनल था, डिस्कोर्स बदल हमने गया किया था था, उसमें यहाँ कि पर मालदा हुआ, में क्या हुआ। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन आप लोगों का चैनल किया था, आप लोगों का चैनल, ये दिल्ली का दूसरा चैनल, हाँ। एकदम पूरा दिखा दिया। उन लोगों ने बोला यहाँ पर कोई कम्युनल टेंशन नहीं है। वहां पर जो प्रॉब्लम हुआ था, एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम था, लेकिन उसके इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी था। उसका बॉर्डर बहुत अच्छा है, उसका कोई क्या ये इलेक्शन इशू है? प्रॉब्लम ऑफ इलेक्शन इशू है क्या? वो इलेक्शन इशू कभी नहीं है बनेगा। मालदा में, आपको पता ठीक चलेगा। है। इलेक्शन इशू इन लोग जेल जो इन लोग कर रहा है, जी। जो नारोदा का लेके और शारदा का लेके, आपको पता है नारोदा आज ही खबर कागज में निकला, उसको एकदम मुझे पूरा कार्यक्रम खत्म specifically करना उसके- होगा। जी ठीक है, ठीक है, शुक्रिया आपका। अमानुल्लाह साहब, आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में, ये बात कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा लेकर आई हैं, आप ये बताइए कि लोगों के लिए क्या बेहतर है? क्या वाकई सही मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? मैं तो समझता हूं कि दोनों मौके पर अवाम धोखे में। ममता ने जिस एजेंडे को लेकर बहुत जंग लड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि कामयाब नहीं हो पाई है। और उसकी असल वजह, और समय मिलना चाहिए ममता बनर्जी को? नहीं, उसकी असल वजह उसका पॉलिटिकल डिसीजन है, वहां वो नहीं अकेले नहीं ले पाते। माइनॉरिटी को फेलोशिप हालांकि- मिल रहा है सब। अब मैंने आपको पूछा- हालांकि ये पूछना लेफ्ट चाहता फ्रंट हूँ, में भी फेलोशिप मिला है। फेलोशिप मिल रहा है। वो लेफ्ट नेशनल फ्रंट में फाइनेंस तो डेवलपमेंट 10,000 वेस्ट मदरसा बंगाल नहीं, में फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में काम सब कर रही है, नेशनल स्कीम 40 है। लाख people आपने जितना did कहा, they have- ये सब तो did दिल्ली they सरकार get की है, bicycle? आपकी सरकार की। आप तो 100 दिन वाले Bicycle? पैसे भी खा ले रहे हो। बाइसाइकिल मिला मनरेगा हमको। का पैसा अब देखा बोलिए, जाता आप है। पकड़ा दीजिए ना। साइकिल का यहाँ पर 40 लाख हम बॉट देयर समय मेरे पास समाप्त हो गया है, माफ कीजिएगा, समय मेरे पास समाप्त हो गया है। जाहिर है जो विकास के सवाल पूछे जाने थे, चूंकि इस चुनाव के एजेंडे से भी गायब है, इसलिए इस डिबेट में भी चुनाव में किस तरह से विकास का मुद्दा हावी होना चाहिए था, वो अब तक हमारे सामने नहीं आ पाया है। हमने बीजेपी प्रवक्ता कृष्णव मित्रा को बुलाया था, लेकिन वो शायद बहुत ज्यादा मसरूफ नजर आते हैं, कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। बीजेपी की तस्वीर भी चुनाव में यहाँ पर बहुत बेहतर नजर नहीं आ रही है। माना जा रहा है कि फिलहाल जो एक सीट बाय इलेक्शन में उन्होंने जीती थी, वो बचा पाना भी शायद बीजेपी के लिए मुश्किल हो। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले फेजेस में किस तरह से इस चुनाव की तस्वीर बदलती है या इसी तरह की रहती है। लेकिन इस चुनाव के नतीजे काफी हद तक राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना असर डालेंगे। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।